नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम उपस्थित आपके समक्ष एक बार पुनः 30 कदम 2.0 सीरीज को लेकर के, जहां पर आज हम इतिहास विषय की 29वें टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गांधी युग। तो ये गांधी युग बेसिकली 1900, आप 19 से मान सकते हो, 1919 1920 के आसपास से। हालांकि एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इतिहासकारों के हिसाब से 1919 से लेकर के 1920 तक के समय को, 1919 से 1947 सॉरी तक के समय को उन्होंने गांधी एज में रखा है। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो इसके अलग अलग टॉपिक्स पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लिमिटेड तरीके से जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हम उसको सब छू के तो एटलीस्ट निकल सकते हैं। तो हम वही प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके समक्ष लिए जाए गांधी जी से और बाकी अलग अलग चीज़ों से, और फिर ये टॉपिक हम किसी भी तरीके से ठीक ठाक कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और गांधी युग से हम लेते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जो पहला सवाल है वो आपके समक्ष है, आप उसको ध्यान से पढ़िए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा ये ऊपर कर दिया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन यहां पर है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब गांधी जी का जब शुरुआत हुआ था राजनीति का, तो वो भारत से ना करके आप समझ सकते हैं कि उनकी शुरुआत जो है वो सरकार के खिलाफ काम करना या अपने अधिकारों को मांगना, उसको रखना, ये सब चीजें उन्होंने कहां पे स्टार्ट करी? सत्याग्रह की शुरुआत वो अफ्रीका में करी थी। तो ये वहीं से क्वेश्चन है शुरुआत का। तो पहला स्टेटमेंट है यहां पर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका एक कानूनी मुकदमे के सिलसिले में गए थे। ठीक। दूसरा, उनका प्रारंभिक उद्देश्य भारत में स्थायी राजनीतिक आंदोलन चलाना था। और तीसरा, वहां उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। अब यहां पर तीन स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका एक कानूनी मुकदमे के सिलसिले में गए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर गांधी जी जो है 1894 के आसपास दादा अब्दुल्ला, क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को लड़ने के लिए, है ना, दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को लड़ने के लिए उनको बुलाया गया था। तो और वो उस तरीके से वहां पर गए। ठीक है, तो उनकी शुरुआत दादा अब्दुल्ला से आप मान सकते हैं अफ्रीका में। दूसरा, उनका प्रारंभिक उद्देश्य भारत में स्थायी राजनीतिक आंदोलन चलाना था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने किया उसका कोई भी उद्देश्य भारत से रिलेटेड नहीं था। वो सिर्फ अपने अधिकारों की मांग, जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ बात करना, उसके खिलाफ खड़े होना, इन सब चीजों को लेकर के था। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। और तीसरा, वहां उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया। ये तो स्टेटमेंट सही है। जो वहां के ब्लैक्स थे, अश्वेत, अफ्रीकन्स और भारतीय, है ना, जो नस्ली रूप से ब्रिटिशर से अलग थे, उनके खिलाफ वहां पर भेदभाव तो होता था। और उनके साथ वो खुद हुई थी। आपने घटना उनकी सुनी होगी, सेंट पीटर्सबर्ग वाली घटना, जिनमें उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, तो वो वाली घटना उनके साथ खुद हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कानून थे जो उनके खिलाफ थे, भारतीयों के और बाकियों के खिलाफ। तो इसलिए वहां पर उन्होंने इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था। तो 1 और 3 यहां पर सही है, केवल ए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, केवल 1 और 3, दूसरा गलत है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट डिड दी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ब्लैक एक्ट ऑफ 1906 इंप्लीमेंटेड इन साउथ अफ्रीका रिलेटेड टू? दक्षिण अफ्रीका में लागू 1906 का एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी कि ब्लैक एक्ट किससे संबंधित था? यहां पर फिर से अफ्रीका से क्वेश्चन है कि 1906 का जो ब्लैक एक्ट है वो, या रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो किससे रिलेटेड था? तो भारतीयों पर विशेष कर लगाने से, भारतीयों की भूमि जब्ती से, भारतीयों को व्यापार करने से रोकने से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो एक्ट था ब्लैक एक्ट, वो बेसिकली एक पंजीयन एक्ट था, जिसमें हर एशियन या भारतीय को जो अफ्रीका में रह रहा है या साउथ अफ्रीका में रह रहा है, हर भारतीयों को अपने साथ एक अपना सर्टिफिकेट रखना पड़ता था, एक प्रमाण पत्र रखना पड़ता था। ठीक है, जिसमें उसकी जानकारी होती थी। अगर उसके पास वो नहीं होती थी, अगर वो किसी ने उसे मांग लिया, लाइक पासपोर्ट, तो अगर आप उससे किसी ने मांग लिया और उसके पास वो नहीं है तो फिर उसको जेल जाना पड़ सकता था। तो ये इस प्रकार के वहां पर भेदभाव वाले कानून लागू थे। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा। विथ रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट 1916 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लखनऊ समझौता 1916 के ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है, इसने कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी गुटों के पुनर्मिलन का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि जो नरम दल और गरम दल थे वो क्या यहां पर मिले थे 1916 के पैक्ट में, तो बिल्कुल सही। दूसरा, इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहयोग स्थापित हुआ। अंडर दिस एग्रीमेंट पॉलिटिकल कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों की पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहां पर आई थी एक साथ। तीसरा, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। यहां पर पूर्ण स्वराज को लेकर कोई बात नहीं थी, वो तो 1929 28-29 के आसपास जाकर के होगी, ठीक। तो यहां पर 1 और 2 सही है, और अगेन यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण के बारे में क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इसका उद्देश्य किसानों को जबरन कपास की खेती से मुक्त करना था। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज फ्री द फार्मर्स फ्रॉम फोर्स्ड कॉटन कल्टीवेशन। तो क्या ये कल्टीवेशन क्या ये कॉटन कल्टीवेशन से रिलेटेड था? बिल्कुल नहीं, ये रिलेटेड था इंडिगो से, इंडिगो यानी कि नील की खेती से, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दूसरा है, इसका उद्देश्य 3 कठिया प्रथा का उन्मूलन करना था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द एबॉलिश द 3 कठिया सिस्टम, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हर व्यक्ति को, जो वहां पर अनुबंधित व्यक्ति था जिससे अनुबंध किया गया था किसानों से, उनको अपनी जमीन के 3/20 भाग, जिसको 3 कठिया बोलते हैं, है ना, उस पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। और इसके एवज में अगर नहीं करना है तो उनको टैक्स देना पड़ता था एक्स्ट्रा। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इस आंदोलन के स्थानीय नेता रामकृष्ण शुक्ल थे। द लोकल लीडर ऑफ द मूवमेंट वाज रामकृष्ण शुक्ल। तो रामकृष्ण शुक्ल नहीं थे, ये थे राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो यहां पर 1 और 3 गलत है, 2 आपका सही है, तो केवल यहां पर 2 ऑप्शन आना चाहिए, डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर आएगा डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई अगस्त घोषणा, अगस्त डिक्लेरेशन का आशय क्या था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द अगस्त डिक्लेरेशन मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1917? अब यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए कि 1917 में अगस्त का महीना चल रहा था, और अगस्त के महीने में जो भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे, तो मॉन्टेग्यू ने सरकार की तरफ से घोषणा करी कि भारत को हम धीरे धीरे स्वशासन देने की योजना में काम करेंगे। दिया नहीं था ना, देने की घोषणा की थी, बल्कि इस पर हम देना चाहते हैं, ये उनका स्टेटमेंट था, है ना। तो यहां पर ऑप्शन में देख लीजिए है क्या? भारत को तत्काल स्वतंत्रता देना, बिल्कुल नहीं। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में प्रगति, ये हो सकता है। प्रांतीय स्वराज की समाप्ति, बिल्कुल नहीं। और कांग्रेस को प्रतिबंध करना, ये भी स्टेटमेंट नहीं था। ये बेसिकली होम रूल लीग से रिलेटेड है, होम रूल लीग से, है ना। होम रूल लीग जब चल रहा था 1917 वाला, तो वहां पर मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो काफी सक्सेसफुल रहा था। उसी के मद्देनजर उनको शांत करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया था। उसके बाद खुद ही पलट गए थे कि हमारी कोई ऐसी योजना है नहीं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर स्टेटमेंट किससे है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से है, याद रखिएगा। पहला, सरकारी सेवाओं का बहिष्कार, गैर कानूनी नमक निर्माण, भूमि राजस्व और चौकीदारी कर का बहिष्कार, बाइकआउट ऑफ, एक सेकेंड, बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, क्या इसमें ये था? बिल्कुल था। इलीगल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इस पर बेसिकली इलीगल इसको कहना अच्छा नहीं है,
इसमें आप कह सकते हो कि सरकार ने इसके खिलाफ जो कानून बनाए थे कि कोई व्यक्ति अपने घर में नमक नहीं बना सकता, उसको लेना ही पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके खिलाफ, तो ये तो सॉल्ट से जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरा है बाइकआउट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स, भूमि राजस्व और चौकीदारी कर का बहिष्कार। तो यहां पर बाइकआउट तो था, लेकिन ऐसा कोई रेवेन्यू के लिए कोई ऐसा वहां पर स्टेटमेंट डायरेक्टली मिलता नहीं है, तो इसमें से केवल 1 और 2 सही होना चाहिए, और वैसे भी सारे के सारे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर तीनों इसमें ऑप्शन होता इनमें से सभी, तो फिर हम उसको ले सकते थे, लेकिन अभी वो अवेलेबल भी नहीं है, तो हमारे लिए सुटेबल आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो व्यापम का हो, उसमें आप देखेंगे कि ऐसे डेट को लेकर के सीधे क्वेश्चन कम आने हैं, मतलब कौन सा घटना कौन सा डेट में हो, उससे बेहतर क्वेश्चन आजकल देने लगा है कि वहां पर आपको 4-5 स्टेटमेंट देगा, मतलब घटनाओं के नाम देगा और उसको बोलेगा कि अरेंज करो इसको उनके समय के हिसाब से, तो फिर आपको वो चीज अरेंज करना पड़ता है, तो उसमें है ना ये सिंगल क्वेश्चन में आपके मल्टीपल क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो बनाने का तरीका होता है उसमें सिंपल कुछ नहीं है, आप डेट याद रख लीजिए, जो जो याद आ रहा है वो लिख लीजिए, उसके बाद फिर उसको अरेंज कर लीजिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कब हुआ था? तो ये देखिए राउंड टेबल 30, 31, 32, ठीक है। तो ये लगभग सितंबर के आसपास हुआ था 1931 में, 1931 में, ठीक। दांडी मार्च ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा है, यानी कि 12 मार्च को शुरुआत हुआ था 1930 में, 12 मार्च 1930। पूना पैक्ट कब हुआ था? ये बेसिकली 24 सितंबर के आसपास 1932। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, जो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, अब यहां पर देखिए क्लियर नहीं है कि सविनय, अच्छा सॉरी क्लियर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। तो समाप्ति बोलेगा तो 1934 वाला, और स्थगन बोलेगा, सस्पेंशन बोलेगा तो 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, है ना, 5 मार्च 1931, ठीक। तो ये आप अरेंज कर लीजिए। अब सबसे पहला जो डेट आ रहा है वो 1930 का आ रहा है, 30, 31, 32, 31 में 2 है, तो 30 में 12 मार्च और जोड़ लीजिए, सबसे पहले 2 आ जाएगा, ठीक है, दांडी मार्च। इसके बाद 31 का महीना आता है मार्च या सितंबर, तो मार्च आ जाएगा 1931, तो ये आ जाएगा 4, 2 के बाद 4। इसके बाद 31 वाला अगेन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये आ जाएगा 1 और एक बच गया 3, तो 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 डी ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक, 2, 4, 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है, इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्वराज पार्टी 1923 के संदर्भ में इन पर विचार करना है आपको। फिर से अगेन यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। इसका उद्देश्य परिषदों के भीतर रहकर सरकार को बाधित करना था, सरकार के कार्य को बाधित करना था, एक ही मतलब है। इट्स एम टू was to disturb the government by remaining within the councils। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उसमें जाए, सरकार के अंदर उनको ऐसे बजट, ऐसे बिल पास करने से रोके जो भारतीयों के खिलाफ है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसके प्रमुख नेता चिन्मय दास और जवाहरलाल नेहरू, इट्स मेन लीडर वॉज चिन्मय दास एंड जवाहरलाल नेहरू। अब यहां पर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और चिन्मय दास नहीं थे, वो कौन थे? चित्तरंजन दास, यानी कि CR दास, चित्तरंजन दास। तो यहां पर दोनों गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, यह गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम का ही विस्तार था। देखो गांधी जी इसके खिलाफ थे, शुरुआती समय की अगर बात करें तो ये उसके खिलाफ थे, उनके साथ नहीं थे, है ना। मतलब गवर्नमेंट और चुनाव का ही बाइकआउट की बात की थी, तो वो इसके साथ खड़े हो नहीं सकते थे, तो विस्तार तो नहीं था। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो अंत में सी ऑप्शन एक ओनली करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इन द वेवेल प्लान द पैरिटी प्रिंसिपल मेंट। वेवेल योजना में पैरिटी यानी कि परिधि का सिद्धांत का क्या अर्थ था? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। वेवेल योजना जो आई थी, है ना,
तो उसके बारे में है। तो उसके पूछ रहा है कि एक जो है इसमें जो पैरिटी का सिद्धांत था वो क्या था। सवर्ण हिंदू मुस्लिम समानता, समान मताधिकार, कांग्रेस लीग के समान प्रतिनिधित्व, प्रांतों और केंद्र में समान अधिकार, रियासतों और ब्रिटिश भारत की समानता। अब देखिए जो वेवेल योजना थी उसमें जो वेवेल थे 1945 की योजना है, इसमें वेवेल ने जो योजना प्रस्तुत करी थी अपने तरफ से, उसमें कहा था कि जो गवर्नर जनरल यानी कि जो वायसराय होगी उस काउंसिल में जो सदस्य होंगे उसमें सवर्ण हिंदू, ठीक है, और सवर्ण हिंदू और मुस्लिम्स उनका प्रतिनिधित्व समान होगा। यानी कि अगर वो 5 है तो ये भी 5 होंगे, मतलब समान रेशियो में होगा, 1:1 में होगा। ठीक है, यही कहलाता है पैरिटी का सिद्धांत वेवेल योजना में। तो सवर्ण हिंदू वाला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप ए आंसर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए ध्यान से, क्या पूछ रहा है। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा अपनाई गई रणनीति को किस रूप में देखा जा सकता है। हाउ कैन द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय गांधी जी इज पोस्टेड अगेन द रॉलेट एक्ट बी सीन। तो जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसके बारे में क्वेश्चन है कि जो उन्होंने रणनीति अपनाई थी उसको किस रूप में देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा ये सैद्धांतिक क्वेश्चन है। तो संवैधानिक विरोध, शांत प्रतिरोध, अखिल भारतीय सत्याग्रह का पहला प्रयोग और क्रांतिकारी अहिंसा। अब देखिए क्रांतिकारी शब्द तो आ ही नहीं सकता, ये हटा दीजिए। ठीक है, शांत प्रतिरोध तो ऐसा भी कोई वहां पर हमको देखने को नहीं मिलता। संवैधानिक विरोध तो था, और अखिल भारतीय सत्याग्रह का पहला प्रयोग, तो यहां पर दोनों में से कोई एक ऑप्शन, हालांकि अगर ऑप्शन में 1 और 2 वाला स्टेटमेंट टाइप का होता तो हम यहां पर 1 और सी दोनों ले सकते थे, लेकिन यहां पर हम ज्यादा सही है सी ऑप्शन। ठीक है, इसको गलत मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अखिल भारतीय सत्याग्रह का पहला प्रयोग ये गांधी जी ने रॉलेट एक्ट में ही करा था। ठीक है, क्योंकि उसके पहले आप देखोगे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो बेसिकली एक क्षेत्रीय स्तर पर थी, और यहां पर उन्होंने पहली बार पूरे भारत के स्तर पर, अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पर जाकर के, है ना, इस अपने मूवमेंट को रखने का प्रयास करा था। ठीक है, तो यहां पर 10th में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने का गांधी जी का उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज गांधी जी पर्पस इन लिंकिंग द खिलाफत मूवमेंट विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जो खिलाफत मूवमेंट था यानी कि 1919 का जो ये मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट, उसमें गांधी जी को आप देखेंगे ना, वहां पर पढ़े होंगे आपने, तो गांधी जी का बेसिकली उद्देश्य ये था कि उनको एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना था एक मास लेवल में। ठीक है, उसमें और मास क्या बोलना चाहिए कि पॉपुलेशन की जरूरत थी उनमें बैकग्राउंड के तौर पर जो उनको सपोर्ट कर सके, और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का साथ होना इंपॉर्टेंट था। तो वहां पर उन्हें भाईचारा और सौहार्द को स्थान देते हुए एक ऐसा मंच तैयार किया खिलाफत मूवमेंट के तहत, जहां पर पूरे भारत के लोग धर्म जाति को छोड़ करके वहां पर शामिल हो, और यही लोग बाद में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी खड़े रहे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये एकजुट करना था उनको। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए क्या हमको मिल सकता है। मुस्लिम लीग को कमजोर करना, तो ऐसा कोई इरादा नहीं था वहां पर। धार्मिक आंदोलन को राजनीति से अलग करना, तो ये ऐसा भी कोई इरादा नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जनाधार देना, बिल्कुल सही। और तुर्की की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, टू गिव अ वाइडर बेस टू द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। माउंटबेटन योजना 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द माउंटबेटन प्लान 1947। ठीक है, ये जो माउंटबेटन प्लान था वो लगभग 3 जून को 1947 को, है ना, माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय, उनके द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट उसके लिए आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था, बिल्कुल सही, है ना।
इट एक्सेप्टेड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, है ना, तो उसमें एक्सेप्ट तो कर लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बनने वाले हैं। इसी के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी लॉन्च हुआ था। किसके आधार पर? माउंटबेटन योजना के ही आधार पर। दूसरा, रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था, या तो वो भारत में मिल जाए या तो पाकिस्तान में, या तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ठीक है। हालांकि किसी किसी सोर्स से मुझे मिला है कि वो उनको ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन किसी किसी सोर्स में मिल रहा दिया गया था। तो क्योंकि और इसी के आधार पर 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें भी वो चीज लिखी गई है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो दिया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इसे 4 जून योजना कहा जाता है, बिल्कुल गलत, इसको 3 जून योजना कहा जाता है, ना कि 4 जून। तो यहां पर 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन में करेक्ट है, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूछा है क्वेश्चन आगे। इसकी औपचारिक शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च से हुई थी, यानी कि 12 मार्च 1930, बिल्कुल सही। यह आंदोलन पूर्ण स्वराज की मांग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। अब यहां पर गांधी जी और कांग्रेस का जो वो था उद्देश्य, वो 1929 में ही ले लिया गया था, पूर्ण स्वराज वाला, तो ये स्टेटमेंट तो सही होगा। और तीसरा, यह आंदोलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद प्रारंभ हुआ। अब ये जो आंदोलन था वो स्टार्ट कब हो रहा है? लगभग 6 अप्रैल से, अप्रैल 1930 से। और ये क्या बोल रहा है? यह आंदोलन गोलमेज सम्मेलन के या प्रथम गोलमेज के बाद स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था लगभग नवंबर 1930 में। तो नवंबर पहले आएगा, सॉरी बाद में आएगा, अप्रैल पहले आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाद में नहीं, पहले स्टार्ट हुआ था। तो केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, केवल 1 और 2। तो ए ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक, यहां पर आपके समक्ष महिलाओं के संबंध में यहां पर स्टेटमेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। पहला, महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी, केवल शिक्षित महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने नमक सत्याग्रह और विदेशी शराब दुकानों के बहिष्कार में सक्रिय भूमिका निभाई, और गांधी जी महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। तो यहां पर गांधी जी तो बिल्कुल पक्ष में थे, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो जानते थे अगर आधी आबादी ही सत्याग्रह से बाहर रहेगी तो उसके लिए जनाधार कहां से आएगा। ठीक है, केवल शिक्षित महिलाओं ने भाग लिया ऐसा नहीं है, हर वर्ग की महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी, बहुत बड़ी मात्रा में थी। ठीक है, गांधी जी के मूवमेंट की एक बड़ी खास बात यह थी कि उन्होंने बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भी उसमें हिस्सा लिया था। तो ये स्टेटमेंट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, है ना, में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? विच is the correct statement in the context of the civil disobedience movement in the northwest frontier province? तो यहां पर 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कोई एक सही होगा। तो वहां आंदोलन असफल रहा, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में अहिंसक संघर्ष चला, वहां केवल किसान आंदोलन हुआ, ब्रिटिश सेना ने कोई दमन नहीं किया। अब देखिए यहां पे कौन सा सही है, तो आप ध्यान रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के गांधी कहलाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना, इनको गांधी सेकंड भी कहा जाता है ना। और ये इनका संगठन था रेड शर्ट यानी कि लाल कुर्ती संगठन, और इनके लोगों ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी, बहुत पैट्रियोटिक लोग थे लोग, और पूर्णतः अहिंसात्मक रूप में वहां पर आंदोलन चल रहा था। लेकिन वहां पर ब्रिटिश सेना ने बहुत खतरनाक दमन चक्र किया, बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए। ठीक है, तो यहां पर ये सारे स्टेटमेंट गलत है, बी ऑप्शन केवल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ध्यान से पढ़िएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की स्थिति कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या था? What were the main reason for Gandhiji's weak position at the second round table conference? अब राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था सेकंड वाला, वहां पर गांधी जी गए हुए थे। एकमात्र ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 में से जिसमें गांधी जी गए थे, क्या कांग्रेस गई थी, और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गांधी जी गए थे।
तो वहां पर गांधी जी की बात को अनसुना कर दिया गया, वो खुद कमजोर पड़ चुके थे वहां पर। तो इसके पीछे कारण जानना चाह रहा है कि उसके पीछे क्या कारण थे। तो पहला, कमजोर होता जनाधार, ठीक है। तो देखो जनाधार तो वहां पर ऐसा कोई कमजोर था नहीं, हाँ लेकिन ये कह सकते हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय पर चूंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और वहां पर गांधी जी के खिलाफ काफी सारे लोग हो चुके थे, है ना। इसके अलावा दलित और जो अदर रिलीजन के लोग थे लाइक क्रिश्चियन और ये मुस्लिम्स वगैरह, वो अपने अपने लिए सिख अपने लिए अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट गांधी जी पर पड़ा था, उनको सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न हावी था। तो यहां पर लगातार क्या हो रहा था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग वहां पर की जा रही थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा, सरकार का हिंसक दमन चक्र, ठीक है। तो यहां पर सरकार का हिंसक दमन चक्र ऐसी कोई बात वहां पर थी नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 और 2 यहां पर सही होना चाहिए, ऑप्शन में केवल 1 और 2, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में आप 1 और 2 सही ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द restrictions imposed on the press during the civil disobedience movement? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उद्देश्य क्या था? ये हमेशा के लिए सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, बल्कि जितने भी बार प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए उसके पीछे का कारण आप इस तीनों में देख सकते हैं, या उसमें क्या निकल के आना चाहिए, वो सब में एक ही आंसर आएगा। तो कांग्रेस के प्रचार को सीमित करना बिल्कुल सही, टू लिमिट कांग्रेस प्रोपेगेंडा। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय जनमत को प्रभावित होने से रोकना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि समाचार में जो भी छपता है वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के लोगों के सामने ब्रिटिशर्स को एक्सपोज कर सकता था। और तीसरा, भारतीयों के बीच समन्वय को तोड़ना, ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब उनके बीच में अगर बातचीत होती रही न्यूज़पेपर के माध्यम से, आज विचारों का आदान प्रदान होता रहा, तो फिर वहां पर दोनों के बीच में, भारतीयों के बीच में अच्छा एक कोऑर्डिनेशन समन्वय बन सकता है, उसको तोड़ना भी इनका एक उद्देश्य था। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन में हम ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार का असहयोग, अल्पसंख्यकों और दलित संप्रदाय के निर्वाचन के प्रश्न पर मतभेद, कांग्रेस का आंतरिक विभाजन, या आर्थिक मुद्दों की अनदेखी। हमको ये पहले ही पता है कि अल्पसंख्यकों और दलितों के सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रश्न और उसमें लगातार अलग अलग मांगे, गांधी जी का अकेले पड़ जाना, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मोस्ट वॉलेंट? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वरूप सबसे ज्यादा उग्र रहा था? तो बिल्कुल कहां पर था? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। ठीक, 20, 1946 के नौसेना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 1946 में जो नौसेना विद्रोह हुआ था, है ना, नेवी का जो वो हुआ था सिविल वॉर वाला, वो उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला, यह केवल आर्थिक मांगों तक सीमित था, इसमें कम्युनिस्ट नेताओं की भूमिका थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों समर्थन नहीं थे। अब देखिए, ये केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं था, इसमें नस्लवाद, रंग भेद, ठीक है, कहना चाहिए कि खाना को लेकर के, यानी कि जो उनको मिलता था फूड, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मामले थे, छोटे छोटे मुद्दे थे जिनको लेकर के यहाँ पर विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो सिर्फ आर्थिक मांगों तक सीमित ये नहीं था। दूसरा, इसमें कम्युनिस्ट नेताओं की भूमिका थी, बिल्कुल इसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट इनको जगाने का काम कर रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट रूप से आएगा। तीसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसका समर्थन नहीं किया। अब देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, लेकिन अपने मंच से कभी भी इनको समर्थन नहीं दिया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो 2 और 3 केवल सही होगा, ये ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये ऑप्शन 2 और 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव 1940 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, एक बहुत प्रसिद्ध आंदोलन ये था, अधिवेशन था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पाकिस्तान जैसे या अलग देश की मांग रखी गई थी, तो उसके संदर्भ में क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, इससे पाकिस्तान शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, इट डिड नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द वर्ड पाकिस्तान, बिल्कुल सही, यहां पर सीधे तौर पर पाकिस्तान शब्द का यूज नहीं हुआ था। इसके बाद, इस आंदोलन के बाद, जो इस अधिवेशन के बाद पाकिस्तान नाम का जो शब्द है वो लोगों के मन में, मतलब लोगों के अंदर
धीरे धीरे करके ये आने लगा। बेसिकली 1935 में पहली बार चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसने पहली बार पाकिस्तान शब्द दिया था। ठीक है, और जो पाकिस्तान शब्द है यहां पर डायरेक्टली उसका कोई भी मेंशन नहीं था, वो यहां पे प्रस्ताव रखा गया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के, कि हमें एक ऐसा प्रांत चाहिए, स्वायत्त प्रांत, मतलब जिसके पास खुद की शक्तियां हो और जो बाकी प्रांत से अलग अपने आप को स्थापित कर सके, अलग उद्देश्य के साथ, केवल धार्मिक रूप से, है ना, क्योंकि वहां बेसिकली बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं इसलिए। ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पर चीजें हुई थी और पाकिस्तान शब्द यहाँ पर यूज नहीं हुआ था। दूसरा, इसमें उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में स्वायत्त इकाइयों की बात की गई थी, बिल्कुल कही गई थी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट स्पोक टू ऑफ ऑटोनोमस यूनिट्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया। ठीक, और तीसरा, इसे मुस्लिम लीग ने संवैधानिक संघर्ष के अंतिम लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम इससे कम में मानने वाले नहीं हैं। और चौथा, कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक राजनीति का घोषणा पत्र कहा, यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पूर्णतः सांप्रदायिक ही था ही, है ना। तो 1 2 3 4 चारों सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप चारों ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी समानांतर सरकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहां पर अलग अलग जगह पर सरकारें बनी थी कुछ समय के लिए, है ना, तो उससे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं पहले। तो इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले बलिया में, और बलिया में कौन थे? चित्तू पांडे। कौन? चित्तू पांडे। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सतारा में नाना पाटिल, ये तो सही है वैसे, नाना पाटिल और YV चौहान। कहां पर? सतारा में। तामलुक में कौन थे? तो JP नारायण, बिल्कुल नहीं, गलत है। यहां पर कौन थे? JP नहीं थे, ये स्टेटमेंट गलत है। सतीश चंद्र सामंत कहां पर? तामलुक में, सतीश चंद्र सामंत। और तलचर में राम मनोहर लोहिया, ये उड़ीसा में पड़ता है, तालचर उड़ीसा। ठीक है, राम मनोहर लोहिया यहां से बिलोंग करते नहीं थे, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ठीक है, यहां पर कोई स्थानीय नेता थे, इनका नाम हमारे पास अवेलेबल किसी बुक में नहीं है, तो यहां पर केवल एक सही है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपके लिए ऑप्शन है बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23, राजगोपालाचारी सूत्र के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ठीक है, जो CR दास ने भारत के विभाजन को टालने के लिए जो फॉर्मूला दिया था व्यक्तिगत रूप से, ना कि कांग्रेस की तरफ से, उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या है? कांग्रेस इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट, कांग्रेस ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया था, ये कांग्रेस की घोषणा पत्र थी ही नहीं, तो स्वीकार करने की बात नहीं थी। हाँ, गांधी जी ने इसको स्वीकार किया था, तो कांग्रेस ने नहीं किया था स्टेटमेंट। ठीक है, गलत है। बी, इसमें पाकिस्तान की मांग को सशर्त मान्यता दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी, कि अगर आप भारत की आजादी में कांग्रेस का साथ देंगे, मुस्लिम लीग से कहा था CR दास ने कि अगर आप भारत की आजादी में साथ देंगे भारत का, है ना, कांग्रेस का, और जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम अपने जो सीमित मुद्दे हैं, जो सांप्रदायिकता का मुद्दा है, जो भारत का विभाजन का मुद्दा है, हम उस पर खुद बात कर लेंगे, रेफरेंडम वगैरह कर लेंगे, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सी, यह मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार किया गया था, अगर कर लेते तो बात ही क्या थी। ठीक है, और ये गलत है। और डी, यह कैबिनेट मिशन का भाग था, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 में बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ द मुस्लिम लीग ड्यूरिंग 1940 to 47? मतलब 1940 से 47 के बीच में जो मुस्लिम लीग की स्ट्रेटेजी थी, बेसिकली सांप्रदायिकता की स्ट्रेटेजी थी, उसके बारे में क्वेश्चन है कि रणनीति का सबसे उपयुक्त विश्लेषण क्या है, क्या हम कह सकते हैं उसके बारे में इस 7 साल के दौरान। संवैधानिक सहयोग, बिल्कुल नहीं, किसी भी एंगल से नहीं था। जन आंदोलन, तो जन आंदोलन ये कहना भी बेकार है, क्योंकि इसमें कुछ ही लोग इसके साथ थे, बहुत ज्यादा लोग साथ इसके थे नहीं। ठीक है, दबाव की राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, प्रेशर पॉलिटिक्स,
एंड कम्युनल पोलराइजेशन, बिल्कुल सही, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को पोलराइज करो, उनको दिमाग को बरगलाओ और अपने उद्देश्यों को पूरा करो दबाव बना करके, ठीक है, उनके आधार पर बाकी देश पर दबाव बनाओ, ठीक। और समाजवादी प्रयोग बिल्कुल नहीं, कहां से समाजवाद, इनको तो पता ही नहीं समाजवाद क्या होता है। तो यहां पर केवल सी ऑप्शन करेक्ट है 24 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्तिगत सत्याग्रह के चयन के पीछे गांधी जी की रणनीति के संदर्भ में सही विश्लेषण कौन सा है? विच इज द करेक्ट एनालिसिस ऑफ गांधी जी स्ट्रेटेजी बिहाइंड चूजिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह? ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था वो इस समय पर हुआ था, जैसे अगस्त के 1940 के महीने में, जहां पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वाला, है ना, 1940 वर्ल्ड वॉर का समय था, और इस समय पर गांधी जी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, ना इनके पास कोई बहुत बड़ा जनाधार था, लेकिन कुछ करना था, कुछ कर नहीं पा रहे थे लेकिन कुछ करना था, दिखाने के लिए एटलीस्ट कि हम कुछ तो कर रहे हैं, और ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे वर्ल्ड वॉर के खिलाफ हैं या हम तुम्हारे साथ नहीं है, ये दिखाना भी उद्देश्य था। तो इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट शुरुआत करा था, ठीक है। इसमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो कौन थे, फर्स्ट बताना है, सेकंड बताना है और थर्ड, 3 सत्याग्रहों के नाम आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए है, इससे जन आंदोलन की संभावना जानबूझकर रोकी गई थी। ड्यू टू दिस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मास मूवमेंट वाज डेलिबरेटली स्टॉप्ड। क्या जानबूझ करके रोकी गई थी? बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, इसके उद्देश्य ब्रिटिश युद्ध प्रयास को नैतिक चुनौती देना था। इट्स पर्पस वाज टू ऑफर अ मोरल चैलेंज टू द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, बिल्कुल हमने भी चर्चा करी। तीसरा, यह कांग्रेस और वामपंथी धड़ों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास था। ये ऐसा कोई प्रयास गांधी जी का नहीं था, ठीक है। तो केवल एक और 2 स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए में अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट, आपको सही आंसर चुनाव करना है। पहला, इसमें गांधी जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसका है? ये तो सुभाष बाबू का है, बोस जी का, ठीक है। दूसरा, इसमें समानांतर सरकारों का गठन हुआ था, पैरेलल गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस मोमेंट, है ना, अभी हमने बात करी थी बलिया, तामलुक, मिदनापुर सब में। तीसरा, यह आंदोलन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति में चला था। तो देखिए, हमको पता है कि जिस दिन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी कि 9 अगस्त 1942, तो 8 अगस्त की रात में ही 12 बजे से लेकर के सुबह तक होते होते सारे बड़े बड़े लीडर्स को अलग अलग जगह पर, है ना, लेकर के गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पर कोई लीडर बचे नहीं था। तो ये सफुर्त चलने वाला दुनिया का एकमात्र मूवमेंट है, मतलब बिना किसी नेता के चलने वाला दुनिया का एकमात्र आंदोलन था, ठीक है। और तीसरा, यह आंदोलन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, अच्छा सॉरी, ये स्टेटमेंट तो सही है, तो 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन में हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विवादास्पद था? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द क्रिप्स मिशन 1942 प्रपोजल वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल? पहला, संविधान सभा का गठन, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रांतों को पृथक होने का अधिकार, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। युद्ध के बाद स्वशासन, ये भी कंट्रोवर्शियल नहीं था। और भारतीयों की कार्यकारी परिषद में भागीदारी, ये भी कंट्रोवर्शियल नहीं था, ये सब ठीक था। बस एक ही दिक्कत क्या था कि जो संविधान बनाने की बात की गई थी क्रिप्स मिशन में, उसमें शर्त ये थी कि अगर किसी प्रांत को उस संविधान को एक्सेप्ट करने में दिक्कत है तो वो खुद का संविधान बना सकता है। और खुद का संविधान बनाने का मतलब यही होगा कि वो एक सेपरेट अपना जो है सेपरेट होकर के अलग से रह सकता है ना, उसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सेंट्रल प्रोविंस है सीपी, छत्तीसगढ़ वाला प्रांत, अगर उसको जो वो है संविधान है वो एक्सेप्ट नहीं है तो अपना खुद का संविधान बना करके इंडिपेंडेंटली वो रह सकता है, तो फिर वो काहे का कोई देश होता। तो ये बहुत ही, है ना, एक क्या बोलना चाहिए, एक वो था, कंट्रोवर्शियल चीज था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ऑन व्हाट वाज द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद फौज बेस्ड? आजाद हिंद फौज के गठन
कि वैचारिक नींव किस पर आधारित थी? तो यहां पर क्वेश्चन किससे है? आजाद हिंद फौज, एनआईए भी बोलते हैं इसको, नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। सशस्त्र संघर्ष करना था, बिल्कुल करना था। पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी, बिल्कुल चाहिए थी। औपनिवेशिक सेना से विच्छेद, ठीक है, ये भी चाहिए था। समाजवादी क्रांति, ऐसा कोई यहां पर उद्देश्य नहीं था। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ए वाला, ठीक है। समाजवादी की वहां पर बात नहीं की गई थी, बेसिकली 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहां पे अगस्त प्रस्ताव बोल रहा है, यानी कि 1940 वाला है ये, 1940 वाला, ठीक। पहला, इसमें भारत को डोमिनेंट स्टेट देने की बात की गई थी, बिल्कुल करी गई थी, स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसमें अल्पसंख्यकों के सहमति के बिना संविधान बनाने की बात कही गई थी, संविधान ना बनाने की बात की गई थी। इट स्टेटेड दैट नो कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फॉर्म्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें कहा गया था कि आप संविधान बना सकते हो, लेकिन उसमें अल्पसंख्यकों की सहभागिता जरूरी है, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर संविधान को माना नहीं जाएगा। और तीसरा, कांग्रेस ने इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के आधार के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। इसी के बाद आप देखोगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह भी स्टार्ट हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। 29 का 1, 2, 3 डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो 29 में आप देख सकते हैं डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम सवाल है, जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि आप लोग के एग्जाम का समय हो गया और बहुत ज्यादा समय हम आपका वेस्ट नहीं कर सकते। बस इसमें हमारा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दिया जाए आपको, और जो एग्जाम से थोड़ा बहुत है ना लेट कर जाए और कुछ क्वेश्चन वहीं से आ जाए, इतना हमारा उद्देश्य है। तो गांधी जी के निम्नलिखित सिद्धांत का उद्देश्य समाज की पूंजीवादी व्यवस्था को समानतावादी व्यवस्था में बदलना था। The following principle of Gandhi aimed to transform the hierarchical structure of society into an egalitarian system। तो यहां पर ये एक सिस्टम की बात कर रहे हैं गांधी जी, जहां पर समाज की पूंजीवादी व्यवस्था को समानतावादी व्यवस्था में बदलना। किस प्रकार से? तो क्या स्वराज में था, क्या न्यासिता के सिद्धांत में था, सविनय अवज्ञा में था, या सत्याग्रह में था? तो देखिए गांधी जी ने एक सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ये सिद्धांत क्या कहता है? एक प्रकार से तो ये समाजवाद पर आधारित है। पहली बात, किस पर बेस्ड है? समाजवाद पर आधारित है। और इस न्यास, आपने सुना होगा न्यास, ट्रस्टीशिप, तो ये कहते हैं गांधी जी के हिसाब से कि समाज में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, निचले वर्ग के लोग हैं जिनके पास कम पैसा है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं। तो जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके पास खाने को पैसा नहीं है, और उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा है कि जिंदगी में उड़ाए तो भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को जिनके पास अथाह पैसा है, उनको अपने पैसे को अपनी प्रॉपर्टी ना समझ करके उसको उस पैसे का अपने आप को ट्रस्टी मानना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर कारण से मेरे पास है और मैं उनको लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए मैं उसको लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो पैसा उनके पास है वो सिर्फ उनका नहीं है, उस पर समाज का भी उतना ही हक है जितना उनका, ठीक है। तो उनके खुद के जो अकाउंट है या उनका जो पैसा है या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक उनका पर्सनल प्रॉपर्टी ना होकर के वो एक ट्रस्ट के रूप में उनके पास में है, ठीक है, यानी कि वो ट्रस्ट के मेंबर है, ऐसा मान लीजिए। तो ये न्यासिता का सिद्धांत यही सिद्धांत है जिसकी बात गांधी जी कर रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर क्या आ जाएगा? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या बी न्यासिता का सिद्धांत, ठीक है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर इसको लिखिएगा, और कोई अगर हमारे लिए एडवाइस हो या फिर कोई ऐसा आपको उद्देश्य हो, कोई विशेष जो आप हमसे चाहते हैं प्रयोजन हो, तो हमको वो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।